हाँ, तो कल हम लोगों ने आर्टिकल 51 वाला जो है वो लास्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि क्या था आपका, कि हर एक स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कि टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस कैसे रहेगा, जो बताया था कल मैंने आप लोगों को, कि भाई कोई भी जो स्टेट पुलिस है कोई ऐसा एक्शन ना करे जिससे कि वॉर छिड़ जाए इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश के बीच में। और मेंटेन सिक्योरिटी का मीन्स ये है कि इट इज़ द ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट पुलिस टू मेंटेन द सिक्योरिटी। कोई अगर इम्ब्रीचमेंट कर रहा है, कोई बॉर्डर पार करके आ रहा है, चाहे वो चाइनीज लोग हों या पाकिस्तानी हो या बांग्लादेश हो, इसके बारे में वो किसको इन्फॉर्म करेंगे? आपके जो इंडियन आर्मी है या बीएसएफ है या आईटीबीपी है, उसको क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे। दूसरा, अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। इसका मीन्स ये है कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई इंटरनेशनल क्या है आपका, कोई ट्रीटी साइन हुई है, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि बॉर्डर के स्टेट हैं, कि भाई वो जो ट्रीटीज में जो शर्तें रखी गई हैं वो उसको फुलफिल करें। वो ये कह के मना नहीं कर सकते कि हमारे स्टेट के लिए तो अच्छा नहीं है या ऐसा है वैसा है। अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आ, वो ट्रीटी साइन की है, तो हर एक स्टेट को, जो बॉर्डर वाले स्टेट हैं, उनको वो ट्रीटी को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आपके क्या कहते हैं, ये आर्टिकल 1 के अंडर में और आर्टिकल 2 के अंडर में एक्सचेंज ऑफ क्या हुआ है, आपका लैंड हुआ है। ठीक है, तो कुछ लैंड हमने बांग्लादेश को दिया और कुछ लैंड उससे हमने वापस लिया अपनी। ठीक है, कि जो लाइन है दोनों के बीच में बिल्कुल सीधी हो जाए। अब ये हुआ कि जब ये चीज हो रही थी, तो उस समय जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, आज भी है, ममता बनर्जी, वो इसका अपोज कर रही थी। वो कह रही थी कि भाई ये इसमें हमसे बात नहीं की गई, हमसे कंसल्ट नहीं किया गया, क्योंकि हमारे विलेजेस को, कुछ विलेजेस को उनको दिया जा रहा है, उनके कुछ विलेजेस को हमारे स्टेट में मर्ज किया जा रहा है, हमसे तो बात करते। लेकिन वो इतना सब होने के बाद, इतना स्टेटमेंट रिलीज करने के बाद भी ममता बनर्जी ने स्टेट पुलिस को या अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं कहा कि ये चीजें फॉलो मत करना, बिकॉज द स्टेट हैज टू फॉलो द गाइडलाइंस एंड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरीके से भाई इंटरनेशनल लॉ जो भी होते हैं, जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, ट्रीटी होती हैं, वो स्टेटों को माननी पड़ती है। ठीक है, और इस तरीके से डिस्प्यूट जो सॉर्ट आउट किए गए थे वो भी इसी में आपके आते हैं। ठीक, तो ये हमारा आपका यहाँ पर डीपीएसपी जो है खत्म हो गया। ठीक, तो ये प्री के लिए भी आपका हो गया और मेंस के लिए लिखने के लिए आएगा, तो आप लोग आराम से इसको लिख लोगे। चलो, अब अगला टॉपिक हम लोग लेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, इससे भी भूले भटके एक क्वेश्चन आ जाता है, या मेंस में पूरा आपको लिखने को देते हैं कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन करो या डिस्क्राइब करो। ठीक है, पूरे के पूरा आपको क्वेश्चन ही दे देंगे ये लोग, जो स्टेट पीसीएस या होते हैं। तो इसमें लिखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज में, पहला पॉइंट बना के लिखो, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार सरदार स्वर्ण सिंह, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह in 1976, in 1976, in 1976, 42nd amendment passed, 42nd amendment passed by the parliament. ठीक है, 42nd amendment, 42nd amendment passed by the parliament, passed by the parliament, and and following things added in our constitution. 42nd amendment passed by the parliament and following things added in our constitution, following things added in our constitution। तो देखो क्या क्या चीज हमारे उसमें एड ऑन हुई। तो सबसे पहला आपका लिखेंगे आर्टिकल, आप सॉरी, पार्ट 4A, पार्ट 4A, एक तो ये एड ऑन हुआ, पार्ट 4A। देन लिखो कॉमा करके आर्टिकल, आर्टिकल 51A, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन हुआ, 51A, 51A, एंड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड 10 फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, चलो ये तो एक अच्छी चीज हो गई।
कि भाई 10 ड्यूटीज जो है जुड़ गई, बट ये अभी 11 है, 11th बाद में जोड़ी गई थी, बता दूंगा उसको भी। बट इसको लिख दो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया हमारा। अब अगला पॉइंट बना के लिखना, दीज ड्यूटीज, these duties are not mandatory over Indian citizens. These duties are not mandatory, are not mandatory over Indian citizens, over Indian citizens, ठीक है। इसका मीन्स ये है कि ये जो 10 ड्यूटीज या जो अब 11 ड्यूटीज हो गई, अगर आप ये परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा परफॉर्म करने के लिए ना तो कोर्ट के थ्रू बाउंडेशन है आपके ऊपर कि ये आप फॉलो करो या ना करो, पर इसमें भी ग्लिच है, इसमें भी एक लूप होल है, बताऊंगा मैं। बट जो एक बुकिश लैंग्वेज है उसमें ये कहा गया है कि दीज ड्यूटीज आर नॉट मैंडेटरी, मीन्स ये ड्यूटीज ना तो कोर्ट के थ्रू आपको फॉलो अप करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोई लॉ बनाएगी जिससे आप ये ड्यूटीज को क्या करो, फॉलो अप करो ही करो। या अगर आप ये जो 11 ड्यूटीज है, अगर आप ये फॉलो अप या परफॉर्म नहीं करते हो तो आपको कोई पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो यू आर फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, यू आर नॉट बाउंडेड बाय द कोड, यू आर नॉट बाउंडेड बाय एनी लॉ टू परफॉर्म दीज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, आप बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। अब बात की जाए आपके एग्जाम के एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस अमेंडमेंट के थ्रू एड ऑन की गई, 42nd अमेंडमेंट, यहाँ लिख देना ब्रैकेट में 1976, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा था कि किस कमेटी के कहने पर सदारथ सिंह कमेटी हो गई और क्या क्या जोड़ा गया, 4A, 51A एंड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज 11th बाद में एड ऑन की गई थी, ठीक है। तो अब जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसको शॉर्ट में शॉर्ट में करके लिख लो आप लोग। तो जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे आप लोग। सबसे पहला लिख लो, रिस्पेक्ट फ्लैग, एज वेल कि एक ही फ्लैग हमारा होता है नेशनल फ्लैग, या रिस्पेक्ट फ्लैग, फ्लैग एंथम, ठीक है। रिस्पेक्ट आपकी किसकी करनी है, आपको आपके फ्लैग की करनी है और एंथम की करनी है, एंथम एंड सिंबल्स, एंड सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स का मीन्स क्या हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ऑफिशियल आपके सिंबल्स होते हैं, जैसे वो शेर होता है, 3 शेर है, तो वो 4 आपके वहां पे रखे हुए हैं सारनाथ में, अशोक के बनाए हुए थे। तो 3 शेर का जो सिंबल है उसका रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की सिम आपको रिस्पेक्ट करनी है, और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। अब यहाँ पे एक एडिशनल क्या चीज है कि जो आपके नेशनल फ्लैग है, हमारा नेशनल फ्लैग हो गया, सिंबल हो गया और एंथम हो गया, वो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर तो आपको कहता है कॉन्स्टिट्यूशन कि आप क्या करेंगे, ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। बट इसके लिए अलग से क्या बना हुआ है, लॉ भी बना हुआ है कि यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम या नेशनल सिंबल, ठीक है। मतलब आप एक तरफ ये बोलो कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो बाउंडेड नहीं है, नहीं करता मैं नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट नहीं करता, एंथम का रिस्पेक्ट नहीं करता, बट ऑन द अदर हैंड लीगली इसको क्या कर दिया गया है, बाउंडेड कर दिया गया है कि आप उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने उस दिन बताया था आप लोग को, जो आपका आर्टिकल 21 में हम जब पढ़ रहे थे कि जब नेशनल एंथम बजेगा तो जरूरी नहीं कि आप, क्योंकि केस चला गया था कि आप गाओ उसको, संग करो, इट इज अप टू यू कि आप उसको संग नहीं कर सकते। लेकिन ये लॉ बन गया है, ये लॉ है भी हमारे यहाँ कि जब भी नेशनल एंथम बजेगा, अगर आपका गाने का मन है मत गाओ, लेकिन आपको उसके रिस्पेक्ट में खड़ा होना पड़ेगा, अगर लाइव उसका सिंगिंग हो रही है या पिक्चर हॉल में हो रही है, ऐसे करके, ठीक है। कि पिक्चर हॉल वाला भी मैंने देखा है कि वो भी एक केस किया था, तो उसमें कहा गया कि जिसके, इट इज अप टू द ऑडियंस कि वो पिक्चर हॉल में जब पिक्चर शुरू होने से पहले नेशनल एंथम बज रहा है, आप यू कैन स्टैंड और यू कैन नॉट, आप लीगली बाउंडेड नहीं हो। लेकिन कहीं लाइव जैसे कि किसी ओकेशन में, सेमिनार में, मीटिंग्स में या नेशनल एंथम गाई जा रही है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, रिस्पेक्ट में नहीं गाना है मत गाओ, ठीक है। तो ये पहला हो गया आपका, ये 3 चीजों की आपको रिस्पेक्ट करनी है, एक इम्ब्लीम या सिंबल हो गया, फ्लैग हो गया और एंथम हो गया, ठीक। दूसरा है आपका, इसको शॉर्ट करके लिखो, फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम फाइटर, ऐसे करके लिखो, फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम फाइटर। चाहे वो हमारे
गांधी जी हो, चाहे वो हमारे नेहरू जी हो, चाहे वो हमारे सरदार भगत सिंह हो, या चंद्रशेखर आजाद हो, या सुभाष चंद्र बोस जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, इनके जो भी आइडियाज हैं ये आपको फॉलो अप करने। अब आप नहीं, ये इसके लिए कोई लीगली बाउंडेशन नहीं है, मतलब इसके लिए कोई लॉ नहीं अलग से पार्लियामेंट ने पास किया, ऊपर वाले ने तो किया था कि भाई अगर आप नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट होगा, और ऐसा होगा वैसा होगा। ये आप पूरी तरीके से क्या है, नंबर 2 का आपके ऊपर है कि यू फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम फाइटर। आप करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में करके लिख जाओगे, फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, बाकी बुकिश लैंग्वेज आप देख ही रहो, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक, बट सिंपल इतना लिख दो, फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम फाइटर। फिर थर्ड आपका है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो उसको ऐसे करके लिख दो, प्रमोट या प्रोटेक्ट या अपहोल्ड भी लिखते हो, या शॉर्ट में करके लिख दो, प्रमोट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये तीनों वर्ड आपको लिखने हैं। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी। ये जो हमारी सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, कि भाई डाइवर्सिटी है, इतने लोग अलग अलग धर्म के जाति के लोग रहते हैं, ठीक है, यूनिटी बना के रहते हैं, तो आप उसको आप प्रमोट करेंगे, प्रमोट दी सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। थर्ड आपका ये हो गया। फोर्थ आपका लिखो, डिफेंड द कंट्री वेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, डिफेंड द कंट्री, डिफेंड द कंट्री वेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, वेन एवर रिक्वायर्ड। अब ये जो रिक्वायरमेंट है कंट्री की, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको भी इलेबरेट कई बुक्स में किया गया है, तो मैं ओरली बता दे रहा हूँ। डिफेंड द कंट्री मीन्स जब जब कंट्री पे किसी एनिमी का या किसी कंट्री का अटैक हो जाए, और हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो खत्म हो जाए, आधी हो जाए या कमजोर हो जाए, जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, या पैरामिलिट्री फोर्सेज है, या पुलिस है, उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है नई रिक्रूट्स की, क्योंकि हमें सैनिक चाहिए लड़ने के लिए, तो यू कैन, ये आपका वो है, ड्यूटी है कि आप उस समय आर्मी को ज्वाइन करें। ठीक है, प्लस इसमें कहा गया है कि वेन एवर फाइनेंशियली जब आपकी कंट्री कभी वीक हो रही हो, तो जो भी आपके पास एसेट्स हैं वो आप गवर्नमेंट को दान दे दें, कि यू हैव टू डिफेंड योर कंट्री। ये बहुत इलाबरेट कर सकते हो उसको। ठीक है, फिफ्थ आपका क्या है, लगभग लगभग थर्ड जैसे ही लिखता लगता है, लेकिन देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका क्या लेके, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटी जो हो गई, रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो अब इसको शॉर्ट करके लिख दो, प्रमोट द कॉमन ब्रदरहुड इन द सोसाइटी। उसमें सब कुछ आ गया आपका, रिलीजियस भी है, लिंग्विस्टिक भी अगर अलग अलग है, रीजन रीजन वाइज भी अलग अलग है, तो आप ब्रदरहुड बढ़ाएंगे। तो इसको पहले लिख दो, कॉमन, प्रमोट कॉमन ब्रदरहुड एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। बस 2 वर्ड लिख दो, उससे सारी चीज समझ में आता है, कॉमन ब्रदरहुड एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। अगर देखा जाए तो इस फिफ्थ ड्यूटी में 2 आपकी की वर्ड्स हैं, कॉमन ब्रदरहुड और डिग्निटी ऑफ वुमेन। ठीक है, ये फिफ्थ आपकी ड्यूटी होगी। उसके बाद सिक्स्थ अगर आप देखें, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिशन कल्चर या कंपोजिट कल्चर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, प्रमोट रिच हेरिटेज, या ऐसे लिख दो शॉर्ट में, और प्रमोट द कल्चर ऑफ इंडिया या कल्चर ऑफ अ कंट्री। प्रमोट द कल्चर, प्रमोट द कल्चर ऑफ अ कंट्री, प्रमोट द कल्चर ऑफ अ कंट्री। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं भी ये बात नहीं, क्योंकि 1-2 केसेस सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे, तो उसमें कहीं ये बात नहीं कही है कि जो प्रमोट द कल्चर ऑफ अ कंट्री है, कि जो कल्चर यानी कि कई जगहों पर वो ऑर्थोडॉक्स भी हो सकते हैं, आप उसको भी प्रमोट करें, ऐसा नहीं है। भाई कोई कहे कि हमारे यहाँ जो सती प्रथा थी, या स्लेव सिस्टम था, या दास प्रथा थी, या आपका वो देवदासी, जिसमें गर्ल को टेम्पल में डोनेट कर दिया करते थे, देवदासी प्रथा थी आपकी, वो सब हमारा कल्चर था, तो उसको भी प्रमोट करो ना। वो चीजें नहीं, जो ईवल्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं सोसाइटी के लिए, जो ऑर्थोडॉक्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं सोसाइटी के लिए, उसको आप प्रमोट नहीं करेंगे, वो आपका कल्चर का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे ईवल से शैतानी चीजें थी, जो समाज में एक ही तबके को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। भाई सती प्रथा है तो बेचारी फीमेल को ही जलाया जाता था, ठीक है, तो वो सब चीजें प्रमोट नहीं करना। बाकी इनको छोड़ के जो कल्चर है हमारा, जैसे कि पर्टिकुलर आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो गया हर स्टेट का, या वहाँ का स्क्रिप्ट हो गया, वाह यहाँ की क्या हो गई, ये लैंग्वेज हो गई, है ना, और या वहाँ का आपका कुछ कह सकते हो कि जैसे हमारे उत्तराखंड में है, या हिमाचल में हो, या कहीं भी तमिलनाडु केरल में चले जाओ,
सबके क्या होते हैं, वोकल्स अलग अलग होते हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत यूनिक होते हैं हर स्टेट के, उनको आप प्रमोट करो, ना कि ये इवल या ऑर्थोडॉक्स चाहिए। तो छठवीं आपकी ये होगी। सेवेंथ आपका है, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। तो इसको शॉर्ट करके लिखो, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अब उस इन्वायरमेंट में सारी चीजें आ गई, प्रोटेक्ट दी, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इन्वायरमेंट में आपके लिविंग, नॉन लिविंग सब चीज आ गई आपकी। ठीक है, जंगल आपके हो गए, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा, फ्यूना, सबको आपको बचाना है, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो सेवेंथ आपकी ये ड्यूटी हो गई। ठीक है, एट्थ आपकी ड्यूटी, और ये सेवन ड्यूटी देखा होगा हमारे उत्तराखंड में तो हम लोग को परेशानी है ही, हिमाचल में भी होती है क्या, कि जो टूरिस्ट होते हैं जब आते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या छोड़ के जाते हैं पीछे, अपने गार्बेज। और स्पेशली आपका जो बायोडिग्रेडेबल गार्बेज होता है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। 99% ऐसा गार्बेज पीछे छोड़ के जाते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, जैसे कि प्लास्टिक। और वो उस इन्वायरमेंट के लिए, चाहे वो फ्लोरा हो या फ्यूना हो, बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है, अच्छा, एट में डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, तो इसको बस सिंपल एक में लिख दो, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर्स एंड ह्यूमैनिटी, ऐसे करके लिख दो, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये हो गया कि हर एक सिटीजन जो है उसकी ये ड्यूटी है कि कोई भी चीजें जो हो रही, जैसे फॉर एग्जांपल देखा होगा, अभी भी कहते हैं कि भाई रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, उसके पीछे साइंटिफिक वजह है। या आपके बिल्ली रास्ता काट गई, या दूध कुछ जो भी आपके लोकल जो आपके होते हैं ना, आंख फड़क रही है राइट या लेफ्ट, तो ऐसा होने वाला है कि अब शगुन होगा। तो एजुअल है कि जब आंख फड़कती है तो आपके क्या हो रही है, ब्लड में कैल्शियम की कमी हो रही है, मसल्स में कैल्शियम की कमी हो रही है, तब वो आपका इनवॉलंटरी फंक्शन ऑफ या मोशन ऑफ मसल्स होता है, ना कि कुछ होने वाला है। खैर, तो कॉन्स्टिट्यूशन हम सिटीजन से उम्मीद रखता है कि हम क्या डेवलप करेंगे, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे, और एक जो ह्यूमैनिटी का अप्रोच होता है या ह्यूमैनिज्म जिसको बोलते हैं, लोगों के प्रति एक ह्यूमैनिटी लुक करना, कि भाई कोई फॉर एग्जाम्पल बीमार है, कोई देखने वाली सड़क पे कुछ हादसा हो गया तो आप उसकी मदद करेंगे। फिर नाइन्थ वाली ड्यूटी आप लिख दो, क्या, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, बस सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, जो आपकी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपके क्या हो गए, आपके रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, या जितने भी आपके स्कूल कॉलेज जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनको तोड़ेंगे चुराएंगे, क्योंकि देखा होगा जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो सबसे पहले भीड़ जो है वो सरकारी संपत्ति को ही नुकसान पहुंचाती है, जबकि उनको यही पता होना चाहिए, या पता भी होता हो सब लोग को, कि वो जो गवर्नमेंट एसेट्स हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो एसी हो, बिल्डिंग हो, महंगी से महंगी कारें हो जो दी जाती हैं ऑफिसर्स को, या बसेज हो आपकी, वो आपके टैक्स के पैसे से ही उनको ये सब चीजें मिली, तो आप अपनी ही प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फिर टेंथ ड्यूटी आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये बड़ा थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है, फिलोसफिकल है, स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंसी। बस इतना लिखो, फिर समझाता हूं, स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंसी। इसका मतलब ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये एक्सपेक्ट करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या भाई, हमारी एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो हर एक सिटीजन से ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि दे वर व्हाट दे आर मूविंग टुवर्ड्स, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंसी, यानी कि अगर वो एक्सेलेंस करेंगे हर एक फील्ड में, जैसे कि एजुकेशन की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में, तो आपका देश भी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अगर सिटीजन डंप होंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिटी को, अपनी लॉजिकल रीजनिंग को, है ना, वो चीजें को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो वो देश भी क्या रहेगा, डंप रहेगा। ठीक है, आप जापानीज को देख लो, जापानीज इतना छोटा देश होते हुए भी आगे क्यों है, क्योंकि टेक्निकली वो बहुत साउंड हो चुका है। और हर नागरिक जब टेक्निकली साउंड हुआ होगा तभी क्या होगा, वहां पे बहुत सारा इन्वेंशन, ये सब चीजें हुई होंगी, तभी वो आगे बढ़ा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका ये टेंथ वाला कहता है कि भाई हर एक जो है अपने आप को एक्सेलेंस बनाओ हर एक स्फेयर में। तो आप अगर अच्छे बनोगे तो आपका देश भी क्या होगा, डेवलपिंग से सीधा अपने आप डेवलप नेशन की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, 11 ड्यूटी जैसे आप देख रहे हो, ओरिजिनली जो है वो टेंथ, 10 ही ड्यूटीज आपकी थी। 11th ड्यूटी जो है वो बाद में एड ऑन की गई, तो इसमें लिख दो 11 करके, और पहले ये पॉइंट लिख दो, एडेड बाय 82nd अमेंडमेंट 2002। इसको लिख दीजिए, एडेड बाय, जो 11 ड्यूटी है, एडेड बाय 82nd अमेंडमेंट 2002। और इसमें क्या है, जैसे कि आप लिख रहे हैं,
कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन और वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। इसका मीन्स ये है कि इसको अगर लिखना है तो एक सिंपल लैंग्वेज में लिखो, द ऑल पेरेंट्स या गार्जियन प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर, या यही लाइन लिख दो, आसान लगेगी आपको। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन और वॉट बिटवीन द 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, हर एक माँ बाप की ये ड्यूटी है कि अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। तो अगर आप देखिए एजुकेशन को लेकर सरकार को कितना है, 21A में भी क्या है आपका, एजुकेशन को लेकर आगे आपका। ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं 51A में भी क्या है आपका, एजुकेशन को लेकर है। ठीक है, और कोई आर्टिकल था जिसमें एजुकेशन को लेकर था, किसी और आर्टिकल में लिखा हुआ था एजुकेशन को लेकर? अभी हमने पढ़ा इसलिए पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। 21A में भी एजुकेशन है, 51A में भी 11th वाले में एजुकेशन आ गई। कोई और याद आ रहा है किसी को एजुकेशन को लेकर? खासतौर पे DPSP में याद आ रहा है? दिखा कौन सा आर्टिकल है? हाँ, दिख रहा है भाई दोनों को? कौन सा आर्टिकल हो गया आपका? 45। तो ये समझ में आया विभूति? यस सर। ठीक है, ये सारा एजुकेशन को लेकर है। इसमें 21A में क्या कहा गया है कि जो भी आपका यहाँ का क्या है सिटीजन है, ठीक है, वो उसका फंडामेंटल राइट है कि उसको एजुकेशन मिले, जो बच्चे हैं आपके हैं। 51A में आपका क्या कहा गया है, जो आपके गार्जियन हैं या आपके पेरेंट हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। और 45 में स्टेट से कहा गया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें ये कहा गया है कि वो अपने यहाँ ऐसा प्रोविजन करें कि वहां के लोगों को क्या मिले, एजुकेशन। तो हर आर्टिकल का एक्सपेक्टेशन हर बार सबसे अलग अलग है। 21A में आपको दिया गया है राइट, खुद इंडिविजुअली फंडामेंटल राइट। 51A में ड्यूटीज बताई गई है माँ बाप की, वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे। और 45 में स्टेट से कहा गया है कि वो आपके मतलब जो बच्चे हैं जितने भी हैं उनको क्या प्रोवाइड करे, एजुकेशन प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो ये चीज आपकी। चलो, तो ये हमारा क्या खत्म हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक, चलिए अब हम लोग जो है अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो है आपका यूनियन। तो हेडिंग डाल दो,